आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी का पहला चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल के बारे में हम जानेंगे और सेल का जो ओवरव्यू है मेनली सेल में क्या होता है, सेल के ओवरव्यू मतलब हमें इस चैप्टर में मेनली पढ़ना क्या है और किस तरह से इस चैप्टर में प्रोसीड करना है। तो हम समझेंगे कि जो सेल है वो सेल होती क्या है। अब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, पहले हम ओवरव्यू देख लेते हैं। तो सेल जो होती है एक प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल होता है बैक्टीरिया और यूकैरियोटिक सेल का एग्जांपल क्या होता है, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो जैसे प्लांट सेल होगी और एनिमल सेल होगी, ये दोनों की दोनों सेल कौन सी होती हैं, यूकैरियोटिक सेल होती हैं। और जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है वो उसका एग्जांपल केवल बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं जैसे कंपोनेंट ऑफ द सेल। सेल के कंपोनेंट क्या होते हैं, सेल वॉल जो कि मेनली प्लांट सेल में होती देखने को मिलेगी, सेल मेम्ब्रेन चाहे वो प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो या कोई भी बैक्टीरिया हो, उन सभी में हमें सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी। ये यूनिवर्सल होती है। ये क्या होती है, यूनिवर्सल। अब आगे देखते हैं सेल ऑर्गेनल। सेल ऑर्गेनल बहुत सारे टाइप के होते हैं। न्यूक्लियस, अब यही न्यूक्लियस अगर हम बात करते हैं किसमें, प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोट में। अगर प्रोकैरियोटिक सेल है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोइड। अगर वही यूकैरियोट है तो उसे अपन क्या बोल देंगे, न्यूक्लियस। जो कि सेल के सेंटर में होता है और इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, डीएनए प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो होता है मेन अरेना ऑफ किसी भी सेल का जो होता है, मेन अरेना होता है, मतलब मेन पार्ट जो होता है जहाँ पर केमिकल रिएक्शंस चलती हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म बोलेंगे। अब देख लेते हैं सेल ऑर्गेनल में कौन कौन से होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे हिंदी में बोले अंतःद्रवी जालिका। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और ये राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ये लिपिड सिंथेसिस करते हैं, लिपिड का फॉर्मेशन करते हैं। और जो गोल्जी बॉडी होती हैं वे, ये गोल्जी बॉडी जो होती हैं ये क्या करेंगी, किसी भी सेल की जो प्रोग्रामिंग होगी उसको टैगिंग का काम कौन करती है, गोल्जी बॉडी करते हैं। लाइसोसोम क्या होते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, मतलब ये किसी भी सेल की सुसाइडल बैग या एटम बम, अगर कोई भी पैथोजन इंटर कर गया तो ये उसको इनगल्फ करके उसको डिस्ट्रॉय कर देगी। हमारी यदि कोई भी सेल है जो पुरानी हो चुकी है उसको भी डिस्ट्रॉय करने में रोल प्ले करता है लाइसोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया तो पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल का पावर हाउस होता है। वैक्यूल क्या होता है, यहाँ पर स्टोरेज होता है, मेनली इसमें वाटर प्रेजेंट होता है या कोई भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी इसमें स्टोर होते हैं। और जो सेंट्रियोल होता है ये मेनली एनिमल सेल में होता है जो कि सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करता है। प्लास्टिड जो प्लांट में है जिसमें तीन पार्ट हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट जो ग्रीन, क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो ग्रीन को छोड़कर भी कलर किसमें आएंगे, क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, कलरलेस होता है। चैप्टर में मेनली पढ़ना क्या है। अब अगर सेल के बेसिस पे देखा जाए तो एनिमल को हम डिवाइड कर सकते हैं दो तरीके से, ऑन द बेसिस ऑफ सेल। ऑन द बेसिस ऑफ सेल हम ऑर्गेनिज्म को दो भागों में विभाजित करेंगे, जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो अब जैसे हम सेल की बात करते हैं, देखते हैं टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। सिंगल सेल, मोर देन वन। बेसिस पर किसी भी को डिवाइड करेंगे तो दो प्रकार होंगे, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसमें सिंगल सेल होता है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसमें एक से ज़्यादा सेल प्रेजेंट होती हैं और वही सेल्स मिलकर टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं। जैसे सिंगल सेल का एग्जांपल है अमीबा, पैरामीशियम, ये सभी किसके एग्जांपल हैं, यूनिसेलुलर। मल्टीसेलुलर में जैसे एनिमल हो गए, जैसे ह्यूमंस हो गए, काउज हो गए, एटसेट्रा।
तो अगर हम देखते हैं कि मेनली हमें क्या पता चला कि सेल के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म को भी डिवाइड कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। अगर सिंगल सेल होगा तो उसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। उसका एग्जांपल क्या होता है, अमीबा होता है। अगर एक से ज़्यादा सेल हैं तो उसे अपन क्या बोलेंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो इस प्रकार से हमने इस चैप्टर की ओवरव्यू को समझा। फिर अगले क्लास में हम क्या करेंगे, इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, सेल के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो हम पढ़ते हैं सेल के बारे में। सेल के बारे में डिटेल स्टडी करते हैं। सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी, लार्जेस्ट सेल कौन, इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं धीरे धीरे। सबसे पहले हम डिस्कवरी के बारे में पढ़ेंगे। डेड सेल की बात करते हैं। डेड सेल की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक 1665 में। लिविंग सेल की खोज किसने की थी, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने लिविंग सेल की खोज की थी, जीवित कोशिका के। और मृत कोशिका या कॉर्क सेल की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने 1665 में। और इन्होंने कब की थी, 1674 में, 1674 में की थी। ऐसे हम देखते हैं कि जो सेल होती है स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या होती है, सेल इज द structural and functional unit of life। सेल क्या होती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ। सेल जो होती है, कोशिका जो होती है, किसी भी जीवधारी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। और सेल क्या होती है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट, सबसे स्मॉलेस्ट सेल वर्ड इज derived from वर्ड, कौन सा वर्ड, लैटिन वर्ड सेला। सेला का मतलब क्या होता है, लिटल रूम। तो सेल जो होती है, सेल वर्ड कहाँ से डिराइव्ड हुआ, ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेला विच इज नोन एज लिटिल रूम। मतलब सेल वर्ड जो डिराइव हुआ, लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, सेला से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है, लिटिल रूम। तो अपन क्या बोल सकते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, क्या होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे जो छोटी यूनिट होगी वो क्या होगी, सेल होती है। अब इसके बाद हम देखते हैं शेप के बारे में। सेल का शेप कैसा हो सकता है, वो क्यूब की फॉर्म हो सकती है। तो अपन इसे क्या बोल देंगे, क्यूबॉइडल। क्या बोलेंगे, क्यूबॉइडल। अगर मान लीजिए वो सिलेंडर फॉर्म में हुई तो अपन क्या बोलेंगे, कॉलमनर। और अगर वही सेल कैसे हो जाए, तो इसको बोलेंगे स्क्वेमस। तो अगर देखें तो छोटा सा जो सेल कैसा हो सकता है, या कॉलमनर हो सकती है, या स्क्वेमस हो सकती है, या वो ओवल शेप की होती है।
या फिर वो कैसी हो सकती है, बाई कॉनकेव शेप की भी हो सकती है। तो हमने सिंपली क्या देखा, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं जो हमने पहले पढ़ा था। साइज ऑफ सेल, स्मॉलेस्ट सेल क्या होती है, माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ। सबसे लार्जेस्ट सेल जो होती है वो एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, जो ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो सबसे लार्जेस्ट और सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होती है, नर्व सेल। अब हम इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि सेल थ्योरी क्या होती है। कोशिका सिद्धांत, तो कोशिका सिद्धांत को किसने दिया था, दो साइंटिस्ट थे, स्लीडन एंड स्वान। स्लीडन और स्वान ने क्या किया था, सेल थ्योरी को दिया था। स्लीडन ने कब दिया था, 1838 में, 1838 में, 1838 में। और जो स्वान थे इन्होंने कब दिया था, 1839। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्लीडन ने क्या बताया। स्लीडन ने बताया कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल, मतलब इस संसार में जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सभी के सभी अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। और स्वान ने क्या बताया, स्वान ने बताया ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स बॉडीज, जो भी प्लांट्स हैं, जो भी प्लांट्स हैं, पेड़ पौधे हैं और एनिमल और जंतु हैं, ये इनकी सभी की सभी, मतलब ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स बॉडीज आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। प्लांट्स और एनिमल्स की जो बॉडी है, जो शरीर है, जो कार्यकी है, वो सेल से बनी होती है और उसका उत्पाद होती है। लेकिन जब इनसे पूछा गया हाउ द न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड, मतलब नई कोशिका कैसे बनती है, तो जब स्लीडन और स्वान से पूछा गया हाउ द न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड, तो स्लीडन और स्वान इसका आंसर नहीं दे पाए और ये क्या करने लगे, रोने लगे। ये क्या करने लगे, मतलब इनसे पूछा गया हाउ द न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड, इन्होंने कोई भी उत्तर नहीं दिया। अब देखते हैं आगे। फिर इसके बारे में और बताने के लिए, हाउ द न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड बताने के लिए एक नए साइंटिस्ट आए, रोडोल्फ विर्चो। रोडोल्फ विर्चो ने क्या बताया, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ओमनिस सेलुला ई सेलुला का मतलब क्या होता है, ऑल द सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब जो भी कोशिकाएं संसार में, जो भी कोशिकाएं हैं, वो सभी की सभी कोशिकाएं पहले से उपस्थित कोशिकाओं से ही मिलकर बनी होती हैं, पहले से उपस्थित कोशिकाओं से ही आती हैं या बनती हैं। तो हाउ द न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड का जो भी आंसर दिया वो किसने दिया, रुडोल्फ विर्चो ने। या बोल सकते हैं रुडोल्फ विर्चो ने क्या दिया, सेल थ्योरी को एक फाइनल शेप दिया। क्या दिया, गिव द फाइनल शेप टू द सेल थ्योरी, मतलब कोशिका सिद्धांत को इन्होंने एक फाइनल शेप दिया, जिसे अपन क्या बोलते हैं, जिसे अपन क्या बोल सकते हैं, सेल लीनिएज थ्योरी। कौन सी थ्योरी, सेल लीनिएज थ्योरी। तो अब देखते हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं सेल थ्योरी को किसने बताया। सेल थ्योरी को दो साइंटिस्ट ने बताया, स्लीडन और स्वान ने। स्लीडन ने क्या बताया, ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल, सभी के सभी जो पौधे होंगे, जो वनस्पति होगी, वो किससे मिलकर बनी होगी, विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। स्वान ने क्या बताया, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स बॉडीज आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, मतलब जो भी प्लांट और एनिमल है उनकी जो बॉडी है वो या तो वो सेल से मिलकर बनी होती है और उनका उत्पाद होती है। लेकिन जब इनसे पूछा गया हाउ द न्यू सेल्स वर फॉर्म, तो स्लीडन और स्वान इसका आंसर नहीं दे पाए। इस बात को बताने के लिए एक अगले साइंटिस्ट आए जिन्हें अपन क्या बोलते हैं, रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो ने क्या बताया, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, जिसका मतलब क्या होता है, ऑल द सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब जो सेल्स होती हैं वो कहाँ से आई हैं, पहले से उपस्थित कोशिकाओं से ही आई हैं। और इस यह बोल सकते हैं रुडोल्फ विर्चो ने सेल थ्योरी को एक फाइनल शेप दिया, मतलब फाइनल शेप सेल थ्योरी को किसने दिया, रुडोल्फ विर्चो ने। तो अब हम पढ़ रहे हैं ओवरव्यू ऑफ सेल। तो ओवरव्यू ऑफ सेल में क्या हम देखेंगे कि जो भी सेल होगी, वो सेल जो भी होगी उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, कौन कौन से स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। जैसे पहले ओवरव्यू में हम आउटर होती किसी भी सेल, उसे अपन क्या बोलेंगे, सेल वॉल होते हैं। उसके
जस्ट अंदर वाली को अपन क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन। सेल, तो कोई भी सेल है तो सबसे आउटर लेयर क्या होगी, सेल वॉल होगी। फिर उसके बाद अंदर और आगे तो हमें क्या मिलेगी, सेल मेम्ब्रेन देखने को। तो आउटर लेयर वॉल होगी, फिर जस्ट अंदर वाली क्या बोलेंगे, सेल वॉल बोलेंगे। और उसके अंदर जो भी भरा होगा, जो भी फ्लूइड होगा, उस फ्लूइड को अपन बोलेंगे साइटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। तो अब जैसे मान सेल है, सेल के आउटर लेयर सेल वॉल हो गई, फिर अंदर इंटर किए तो क्या मिलेगा, मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। आउटर लेयर होगी सेल या कोशिका भित्ति, और फिर उसके अंदर होगी सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली। फिर उसके बाद अंदर तो हमें फ्लूइड देखने को जैसा बनेंगे साइटोप्लाज्म या क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य। अब हमें क्या मिलेगा, जो है सेंटर में न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जो है उस डबल मेम्ब्रेन होता है, और न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमेटिन, या जिसे अपन क्या बोल सकते हैं, डीएनए। क्या बोलेंगे, डीएनए या क्रोमोसोम भी बोल सकते हो, ठीक। तो इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, डीएनए। इसके आउटर लेयर है, देख रहे हो हमें ये एक एंडो मेम्ब्रेन, पूरा का पूरा मेम्ब्रेन सिस्टम देखने को मिल रहा है, जिसे क्या बोलेंगे, जिसको अपन क्या बोल देंगे, रफ रेटिकुलम। और उस पर राइबोसोम प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है राइबोसोम, और राइबोसोम प्रेजेंट हैं, तो अपन इसको क्या बोलेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और राइबोसोम का काम क्या होता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस। क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। अब हमें एक ऐसा और स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है जिसे क्या बोलेंगे, SER। क्या बोलेंगे, SER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरी अंतःद्रवी जालिका। तो खुरदरी अंतःद्रवी जालिका में क्या होगा, राइबोसोम्स क्या होंगे, एब्सेंट होंगे, और ये लिपिड का सिंथेसिस करेगा, किसका, लिपिड या फैट का फॉर्मेशन करेगा। अब हमें एक ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है जिसे आप क्या बोलेंगे, गोल्जी बॉडी। क्या बोल देंगे, गोल्जी बॉडी। ये क्या करता है, जो भी बनती हैं, जो भी प्रोटीन बनेगा उसको क्या करेगा, टैग करेगा, और उसके ट्रांसफॉर्मेशन में भी रोल करता है गोल्जी बॉडी। अब देखते हैं, हमें एक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल का काम क्या होता है, अगर ये एनिमल सेल में होती है, किसमें होती है, एनिमल सेल में होती है। और ये क्या करेगी, जो भी डीएनए प्रेजेंट है इसके विभाजन में या सेल डिवीजन में क्या करेगा, रोल प्ले करेगा। सेल डिवीजन में रोल करेगा सेंट्रियोल। और हमें बहुत से प्लांट्स होते हैं, हमें क्या देखने को मिलता है, प्लास्टिड भी देखने को मिलता है। प्लास्टिड हमें देखने को मिलता है प्लांट सेल में। ये मेनली जनरल बात कर रहे हैं ना, प्लांट सेल है, एनिमल सेल है। हम जनरल बात कर रहे हैं किसी भी सेल में कौन कौन से स्ट्रक्चर हो सकते हैं। अगर मान लीजिए ये प्लांट होते तो सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, अगर तो इसमें प्लास्टिड क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो में जो प्रोजेक्ट हैं उनके बारे में करेंगे, इन सभी स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे, जो भी स्ट्रक्चर वॉल के बारे में पढ़ेंगे, में ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, बॉडी के बारे में, रेटिकुलम, इन सभी के बारे में, हम लाइसोसोम के बारे में, गोल्गी बॉडी के बारे में, और जितने भी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं उन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे, उनके फंक्शंस को भी पढ़ेंगे। तो इस तरह से हमने किसी भी सेल के व्यू को समझा है जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। कंपोनेंट ऑफ सेल में सबसे आउटर लेयर जो होती है सेल वॉल, कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति जो होती है किसी भी सेल की सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, सबसे बाहरी सेल होती है, मतलब सबसे बाहरी स्ट्रक्चर होता है किसी भी कोशिका में, किसी भी सेल में सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होगी उसे हम क्या बोलेंगे,
कोशिका भित्ति या सेल वॉल, ये मेनली प्लांट में प्रेजेंट होता है और एनिमल में क्या होती है, एब्सेंट होती है। ये क्या करती है, किसी भी प्लांट में प्रोटेक्शन, सपोर्ट और उसके स्ट्रक्चर को क्या करती है, एक शेप देती है। जैसे मान लीजिए हमने क्या पढ़ना है कि सेल वॉल जो होती है आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट एंड फंजाई। अब देखो ये सेल वॉल जो होती है प्लांट में होती है और फंजाई में होती है। इट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल, और ये एनिमल सेल में क्या होती है, एब्सेंट होती है। सेल वॉल इज रिजिड थिक एंड डेड स्ट्रक्चर, मतलब कि जो सेल वॉल होता है ये डेड स्ट्रक्चर होता है, ये रिजिड होता है, रिजिड ये ठोस होता है, और ये क्या होता है, थिक होता है। और सेल वॉल जो होती है प्लांट में, जो सेल वॉल प्रेजेंट होगी वो किसकी बनी होगी, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज या पेक्टिन की बनी होगी, परंतु जो फंजाई में होगी वो काइटिन की बनी होगी। और ऐसे हम देखते हैं फंक्शन ऑफ सेल वॉल। फंक्शन ऑफ सेल वॉल में ये सेल वॉल क्या करती है, इट प्रोवाइड द डेफिनेट शेप, स्ट्रक्चर, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू द सेल, मतलब ये किसी भी सेल को सपोर्ट देगी, उसको शेप देगी, और उसको स्ट्रक्चर जो किसी भी सेल का होगा उसको भी कौन डिफाइन करता है, सेल वॉल। और किसी भी सेल की प्रोटेक्शन करती है माइक्रोब से या किसी भी अन्य प्रकार के ऑर्गेनिज्म से। प्रोवाइड द स्ट्रेंथ, और ये सेल को क्या करेगी, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी। एंड द परमिएबल एंड अलाउ द एंट्री ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट साइज एंड द कंट्रोल द इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट। ये क्या करती है, कोई भी मॉलिक्यूल जो भी सेल में ट्रांसपोर्ट होगा वो सबसे पहले किससे होकर जाएगा, सेल वॉल से। और ये इसका मतलब क्या है, इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट। सेल वॉल क्या करती है, इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट। ये मेनली किससे करवाती है, प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा जो मिडल लैमेला, इसका प्रिकर्सर क्या होता है, मिडल लैमेला। तो मेनली प्लाज्मोडेस्माटा किससे, पहले प्लाज्मोडेस्माटा जो बनता है वो मिडल लैमेला से बनता है। और ये मेनली किसका बना होता है, कैल्शियम पेक्टेट का बना होता है। किसी एक सेल से दूसरी सेल में किसी भी मॉलिक्यूल को अगर ट्रांसपोर्ट करना है तो वो किसके थ्रू होता है, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू होता है। और वो किसका पार्ट होता है, सेल वॉल का ही पार्ट होता है। वो एक सेल की सेल वॉल को दूसरे सेल की सेल वॉल से जोड़ता है प्लाज्मोडेस्माटा। ये मेनली प्लांट में होता है। तो इस प्रकार से हमने किया है वॉल और फंक्शन ऑफ